हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर मैथ्स क्लासेस। ये क्लास 9th के लिए रेखाएं और कोण पर आधारित हमारा 4th वीडियो लेक्चर है। इसके पीछे की वीडियो लेक्चर में हमने तमाम तरह की छोटी छोटी कुछ बेसिक परिभाषाएं के बारे में हमने अध्ययन किया, कोण के प्रकार को समझा, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, इन सब चीज़ों के बारे में समझा और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण क्या होते हैं, कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पीछे के वीडियो लेक्चर में समझा, उन सब चीज़ों का अध्ययन किया। आज के इस वीडियो लेक्चर में कुछ और परिभाषाएं हैं, उनको देख लेते हैं कि वो क्या होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है समांतर रेखाएं या अप्रतिच्छेदी रेखाएं, ये क्या होती है। समांतर रेखाओं का भी एक और नाम है जिसको हम अप्रतिच्छेदी रेखाएं भी कहते हैं। आई मीन समांतर रेखाएं कहिए या अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहिए, दोनों एक ही बात हुआ। इसको अंग्रेजी में समांतर रेखाएं को पैरेलल लाइंस, अप्रतिच्छेदी रेखा मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। समांतर रेखाएं होती क्या हैं, तो मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखा है, दो रेखाएं परस्पर समांतर कहलाती हैं। परस्पर समांतर मतलब एक रेखा दूसरे के अगर समांतर है तो दूसरे भी पहले के समांतर अनिवार्य ही हो, इसीलिए परस्पर लिखा हुआ है। तो दो रेखाएं परस्पर समांतर कहलाती हैं यदि उन्हें कितना भी आगे या पीछे बढ़ाई जाए। रेखा तो अनंत लंबाई की होती है जिसका ओर छोर फिक्स नहीं होता है, दोनों साइड वो इन्फिनिटली आगे बढ़ती है। तो वही लिखा है कि जिसको कितना भी आगे या पीछे बढ़ाई जाए वे कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करे, अर्थात एक दूसरे को कभी भी न काटे, तो वे समांतर रेखाएं कहलाती है। जैसे मैंने एक रेखा यहाँ पे खींच ली, मान लीजिए रेखा एल है और एक दूसरी रेखा एम है। तो रेखा को तो हम दोनों ओर से हम अनंत लंबाई तक खींच सकते हैं। तो ये रेखा एल है और ये रेखा एम है। अगर हम इसको आगे बढ़ाते चले जाएं ऐसे, ओके, या पीछे बढ़ाते चले जाएं, इसको भी अगर हम आगे बढ़ाते चले जाएं या पीछे बढ़ाते चले जाएं, तो कितना भी आगे बढ़ाएं कितना भी पीछे बढ़ाएं, ये दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी न काटे, मतलब प्रतिच्छेदित न करें। तो ये दोनों रेखाएं क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ओके, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना है तो जो आप कॉपी पे लिखते हैं, जिस कॉपी पे, उस कॉपी पे जो लाइनें खींची गई होती है वो क्या है, परस्पर समांतर रेखाएं हैं। उनको कितना भी आगे बढ़ाएंगे एक दूसरे को कभी भी काटेंगे नहीं, क्योंकि समांतर रेखाएं के बीच की जो दूरी होती है वो फिक्स होती है। बीच की दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक की अगर बीच की दूरी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर बीच की दूरी मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, तो कहीं भी ये दूरी नापेंगे तो हमारा 3 सेंटीमीटर ही रहने वाला है। कहीं भी दूरी नापेंगे तो 3 सेंटीमीटर ही रहने वाला है, कहीं भी नापेंगे तो 3 सेंटीमीटर ही रहने वाला है। ओके, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है, 3, 4, 5 जो भी हो, लेकिन फिक्स रहेगी, हर जगह वो दूरी बराबर होती है, इसीलिए एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती। तो आपकी कॉपी पे जो लाइनें खींची गई हैं वे क्या है, समांतर रेखाएं। जो रेलवे ट्रैक होता है जिस पे रेलगाड़ी ट्रेन चलती है, वो जो लोहे की जो पटरी होती है वे क्या है, वो भी समांतर रेखाएं का एक क्लोज एग्जाम्पल है, उसको हम कह सकते हैं, क्योंकि वो भी आपस में कभी भी कटती नहीं है। अब कहीं पे मुड़ी है, बैंड है, उसकी बात छोड़िए, लेकिन जहाँ पे सीधी रेखाएं होती हैं, जहाँ सीधा ट्रैक है, वहाँ पे जो लोहे की पटरियां हैं वो क्या है, समांतर रेखाओं का वो एक एग्जाम्पल है। क्लियर। तो ये रहा हमारा समांतर रेखाएं या अप्रतिच्छेदी। नाम ही है, अ का मतलब ही होता है नहीं, और प्रतिच्छेदित का मतलब होता है काटना, इंटरसेक्ट करना। अप्रतिच्छेदी का मतलब ही होता है कि वो न काटे, और मतलब नहीं, प्रतिच्छेद मतलब प्रतिच्छेदित करे, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करे। वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित न करे वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। अब इसका उल्टा क्या होता है, समांतर रेखा या अप्रतिच्छेदी रेखा का जो उल्टा होगा वो हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। ओके, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसको अंग्रेजी में क्या कहें, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा मतलब क्या होगा, तो वे रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वे रेखाएं जो परस्पर समांतर न हो, अगर समांतर नहीं है तो प्रतिच्छेदित होगा ही होगा। क्लियर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, वे रेखाएं
जो एक दूसरे के समांतर न हो, एक दूसरे के समांतर न प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि वे रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, या वे रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें। ओके, प्रतिच्छेदित करें, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। हो गया। दो तरीके से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। फिगर अगर हमें बनाना है तो देखिए हम ऊपर बना दे रहे हैं, चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं ऊपर। जैसे मान लीजिए कि एक रेखा ये है, ओके, और एक रेखा ये है। अब कोई कहेगा कि ये समांतर है या प्रतिच्छेदी, तो आप क्या कहेंगे? तो देखिए ये दो रेखाएं अभी एक दूसरे को काट नहीं रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है, लेकिन अगर इनको आगे या पीछे बढ़ाई जाए तो कहीं ना कहीं जाके ये जरूर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी। आगे बढ़ाने से तो नहीं प्रतिच्छेदित करेगी, लेकिन इसको अगर हम पीछे बढ़ा दें, देखिए तो यहाँ पे ये कट गई कि नहीं। मान लीजिए पॉइंट ओ है, ओ पे ये जाके एक दूसरे से मिल जा रही है, इसलिए यहाँ पे एल और एम को हम समांतर रेखाएं नहीं कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। या ऐसे दो रेखाएं खींची गई हो, ऐसे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कटी हुई है, ए ओ बी और सी ओ डी, ये दोनों ओ पे जाके इंटरसेक्ट की है, तो ये भी हमारी क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और अगर ऐसे हो, ये एल है और ये एम है, इसको आगे पीछे कितना भी बढ़ाई जाए कभी भी एक दूसरे से न मिले, तो ये क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं। समांतर का ये सिंबल है, ऐसे लिख सकते हैं, एल इज पैरेलल टू एम। ऐसे दो खड़ा लकीर दे देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है समांतर। आई मीन जो रेखा एल है वो रेखा एम के समांतर है। ये एक प्रतीक है जिससे हम इसको समझाते हैं। क्लियर? तो ये हमारा हो गया समांतर रेखाएं या अप्रतिच्छेदी रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये क्या होती है, इसकी ये परिभाषा हमने सीखी। अब आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा बिंदु है संरेख बिंदु, और संरेख बिंदु क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं संरेख बिंदु क्या होते हैं। तो संरेख बिंदु को अंग्रेजी में हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, अब इसकी परिभाषा देखते हैं। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदुओं, तो संरेख बिंदु के लिए जो सबसे पहली शर्त है वो क्या है कि बिंदु कम से कम 3 होनी चाहिए। 3 से कम नहीं, कम से कम 3। कम से कम 3 का मतलब कि 3 से कम नहीं, 3 से अधिक चाहे जितना भी हो जाए, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु, 6 बिंदु हो जाए, 3 से अधिक कितना भी बिंदु हो चलेगा, लेकिन 3 से कम नहीं चाहिए, क्योंकि ये पहली शर्त है संरेख बिंदु होने के लिए। क्या लिखा है? यदि 3 या 3 से अधिक बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जा सके। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जा सके, मतलब ऐसा संभव है कि हम 3 या 3 से अधिक बिंदु दिए गए हों और हम उसको मिला के एक रेखा खींच पा रहे हैं, तो वे बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। तो जो बिंदु दिए गए हैं 3 या 4 बिंदु, वे सभी बिंदु क्या होंगे? संरेख बिंदु कहलाएंगे। ठीक, चलिए चित्र के माध्यम से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पे है ए, एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पे है बी, एक बिंदु यहाँ पे है मान लीजिए सी, एक बिंदु यहाँ पे है मान लीजिए डी। ये 4 बिंदु दी गई है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये चारों बिंदु हैं संरेख हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? संरेख बिंदु के लिए क्या शर्त है कि 3 या 3 से अधिक बिंदु है, संरेख तभी होंगे जब उनसे होकर एक रेखा खींची जा सके। तो एक ऐसी रेखा खींचिए जिस पर बिंदु ए, बी, सी और डी चारों लाई करे, मतलब चारों बिंदु उस पर पड़े। अगर पड़ जा रहा है तो ये बिंदु संरेख होंगे, अगर नहीं पड़ रहा है तो नहीं होंगे। तो अगर हम रेखा खींचने का प्रयास करें तो ए और बी से होकर, अगर हम एक रेखा खींचने का प्रयास करें तो ये ए और बी से तो होकर जा रहा है, लेकिन अगर इसको हम आगे ऐसे ही सीधा बढ़ाएं तो ये न सी से होके जा रहा है न डी से होके जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो ABCD 4 बिंदुएं दी गई है ये संरेख नहीं है। अगर हम और दोनों कुछ से खींचना चाहें, जैसे मान लीजिए कि हम B और C से होकर एक ऐसे रेखा खींचने का हम प्रयास करें, तो ये B और C से तो होके जा रहा है, लेकिन D और A छूट जा रहा है, D और A से नहीं जा रहा है। तो जो 4 बिंदु हैं A और B और C D ये संरेख नहीं। और कोई दो को मिलाएंगे, C और D से होकर खींचेंगे तो B और A छूट जाएगा। क्लियर? तो ये संरेख बिंदु नहीं है, ये असंरेख है। इसको भी हम पढ़ेंगे। संरेख बिंदु के लिए क्या है? चलिए, मैंने यहाँ एक बिंदु ले लिया A, एक यहाँ बिंदु ले लिया B, एक यहाँ बिंदु ले लिया C। अब देखें कि ये तीनों बिंदु संरेख है कि नहीं है। तो स्केल रख के देखें कि क्या है इन तीनों बिंदुओं से होकर एक लाइन खींचना संभव है। तो हम ऐसे अगर खींच रहे हैं, ये तीनों से होकर हम एक लाइन खींचने में सफल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ABC ये तीनों बिंदु संरेख हैं। अगर 4 बिंदु भी दिया गया हो, 4, 5 कितना भी हो सकता है, ऐसे देखिए सीधी रेखा में होनी चाहिए। तो अगर इन सभी बिंदुओं से होकर एक हम सीधी रेखा ये खींच रहे हैं, तो ABCDE ये पांचों के पांचों बिंदु क्या कहलाएंगे? संरेख कहलाएंगे। यदि इसमें ये D यहाँ पे ना हो के अगर D ऊपर दिया होता कहीं तो ये छूट जाता है। तो A, B, C और E ये तो संरेख कहलाते, लेकिन D संरेख में नहीं आता। क्लियर? अगर ये E भी ऊपर अगर नीचे कहीं होता है ऐसे, तो यहाँ पे A, B और C ये तीनों बिंदुएं संरेख कहलाएंगे, लेकिन D और E ये संरेख बिंदुएं नहीं है। ओके, लेकिन ABC संरेख बिंदुएं होंगे। अगर C भी कहीं पे ऊपर हो तब A और B संरेख होंगे। तो आप कहेंगे कि इससे तो होके जा ही रही है, तो संरेख बिंदु हो गए। नहीं, ये संरेख बिंदु नहीं होंगे, क्योंकि संरेख बिंदु के लिए शर्त यहाँ पे दिया गया है कि कम से कम 3 बिंदु होने चाहिए। तो यहाँ पे तो 2 ही बिंदु, कम से कम 3 बिंदु हो। तो हम A, B और इसको किसी एक को मिला लेंगे, A, B और E तीनों बिंदु संरेख बिंदु नहीं होंगे। क्लियर? तो ये रहा संरेख बिंदु की परिभाषा। अब इसका अपोजिट क्या होता है? तो अपोजिट होता है असंरेख बिंदु। दूसरा जो होता है वो, चलिए इसी को मैंने बना लिया असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? नॉन कोलिनियर, NON, नॉन कोलिनियर पॉइंट। डेफिनेशन क्या बनेगा इसकी परिभाषा? यदि 3 या 3 से अधिक बिंदुओं से होकर एक रेखा 9 खींची जा सके, यहाँ पे 9 केवल लिख दीजिए, 9 खींची जा सके, तो वे बिंदुएं असंरेख बिंदु कहलाते हैं। ओके, असंरेख बिंदु बनाना होगा तो जैसे ये हो गया A, ये हो गया B और C को चलिए ऐसे मैंने ले लिया C, A, B और C। हम कोई भी एक रेखा ऐसी नहीं खींच पाएंगे जो A, B और C तीनों से होके जाए। अगर हम ऐसे खींचेंगे तो A, B से तो होके जाएगा, C से नहीं होके जाएगा। अगर यहाँ से खींचे तो B और C से तो होके जाएगा, फिर A से नहीं होके जाएगा। तो यहाँ पे A, B और C जो तीनों बिंदुएं दी गई हैं, ये क्या है? असंरेख बिंदुएं हैं। क्लियर? ये रहा हमारा संरेख और असंरेख बिंदु। चलिए एक अभिगृहित देखते हैं, एक्जियम जिसको कहते हैं। इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता क्योंकि एक्जियम का कोई प्रूफ नहीं होता। ओके, इसको प्रैक्टिकली जांचा गया है, परखा गया है, तब इसे हम राइट मानते हैं, करेक्ट मानते हैं। अभिगृहित 6.1 है आपके बुक में, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें अभिगृहित 6.1 क्या है उसको देखते हैं। अभिगृहित 6.1 है कि यदि एक किरण क्या होता है, रेखा क्या होता है, मैंने बताया है। किरण में एक अंत बिंदु होता है, एक बिंदु फिक्स है और इधर वह आगे कहीं कितना भी आगे जा सकता है, लेकिन इधर पीछे नहीं जाएगा क्योंकि ये क्या है, हमारा फिक्स है। यही किरण ऐसे बनता है, इसको हम ऐसे दर्शाते हैं, OA के ऊपर ऐसे लगा के दर्शाते हैं। ये वीडियो लेक्चर 1 में मैंने किरण और रेखाखंड के बारे में मैंने बताया है। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, तो चलिए ये हमारी एक रेखा हो गई। मान लीजिए यह रेखा AB है, इस रेखा पर एक किरण खड़ी है, तो इस पर एक किरण खड़ी है, तो चलिए खड़ी है, ये हमारा एक किरण हो गया। चलिए OC एक किरण है, OC क्या है? किरण है, और AB क्या है? एक रेखा है। रेखा वो होता है जो दोनों साइड अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सके। तो AB जो है वो दोनों साइड इसमें एरो तीर लगा हुआ है, इधर भी वह अनंत लंबाई तक जाएगा, इधर भी जाएगा। और ये जो OC है यह किरण है, इधर इसको आगे तो इधर जा सकता है लेकिन ये नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि किरण में
एक अंत बिंदु होता है और रेखा में एक भी अंत बिंदु नहीं होता है। तो क्या लिखा है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, तो ये रेखा पर एक किरण मैंने खड़ा कर लिया, तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोण का योग 180 अंश होता है। आसन्न कोण क्या होते हैं, इसको मैंने पीछे के वीडियो लेक्चर में बताया है कि दो कोण आसन्न कोण तभी होंगे जब उन दोनों कोणों में एक भुजा और एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, ये पहली शर्त। और दूसरी शर्त है कि जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में होनी चाहिए। तो यहाँ पे दो कोण बन रहा है, देखिए एक कोण है हमारा BOC और एक कोण है हमारा AOC। इन दोनों कोणों में जो O है वो एक उभयनिष्ठ शीर्ष है और जो OC है वो BOC और AOC दोनों में OC आ रहा है, तो OC हमारी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। और जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो कौन सी है, तो OB और OA, ये उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। तो वे जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में है, इसलिए इस दोनों कोणों को हम क्या कहेंगे, आसन्न कोण कहेंगे। पढ़ते हैं, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब ये और ये जो दो आसन्न कोण बन रहे हैं, आई मीन AOC और प्लस AOC ये वाला और प्लस BOC, इन दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 अंश होता है। यही हमारा अभिग्रहित 6.1 है। इसी को दूसरे रूप में ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थात वे दोनों आसन्न कोणों का एक रैखिक युग्म बनाते हैं। कोणों का एक रैखिक युग्म क्या होता है, इसको भी हमने पीछे के वीडियो लेक्चर में जाना है। कोणों का रैखिक युग्म मतलब दो आसन्न कोण ही कोणों का एक रैखिक युग्म बनाते हैं। कब बनाएंगे, तो जब उनमें वे भुजाएं जो वैनिष्ठ नहीं हैं वे दोनों भुजाएं मिलके एक रेखा का निर्माण करें, तो वे दोनों आसन्न भुजाएं कोणों का एक रैखिक रूप बनाते हैं। ओके, इसको हमने पीछे बताया था, फिर से एक बार मैंने यहाँ रिपीट कर दिया। तो यहाँ देखिए ये OC तो कोण AOC और कोण BOC दोनों में तो OC कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो OB और OA ये दो उभयनिष्ठ नहीं है, और OB और OA जो दो उभयनिष्ठ नहीं है ये दोनों मिलकर आपस में क्या बना रही है, एक रेखा का निर्माण कर रही है। इसलिए ये कोणों का एक रैखिक युग्म भी बनाते हुए कहा जाएगा। कोणों का रैखिक युग्म का जो जोड़ होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। यही हमारा अभिग्रहित 6.1 है। अभिग्रहित 6.2 क्या है, यही 6.1 का जस्ट वो अपोजिट है, उल्टा है, अभिग्रहित 6.2। चलिए उसको भी देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। इसमें क्या दिया था, इसमें दिया था कि यदि कोई किरण किसी रेखा पे खड़ी हो तो ये जो दो आसन्न कोण है इनका योग 180 अंश होता है। अब इसको उल्टा पढ़ना होगा तो उल्टा कैसे पढ़ेंगे, उल्टा पढ़ना होगा तो ऐसे पढ़ेंगे, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तो जरूर एक किरण एक रेखा पर खड़ी होगी, उसका उल्टा। ठीक, मतलब हम पीछे से चलेंगे। इसमें था कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। ये हम बाद में कह रहे हैं कि दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, ये बाद में, ये निष्कर्ष है। अब इस प्रमेय को उल्टा हमें कहना होगा, तो जो निष्कर्ष इसमें निकल के आया है, क्या निष्कर्ष निकल के आया है, दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, ये निष्कर्ष निकल के आया है। और ये शर्त था, यदि से शुरू है, ये शर्त है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो यह तो एक शर्त हो गया, और इसका निष्कर्ष ये है, तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। अब हमें इस प्रमेय को उलट के पढ़ना होगा, तो जो निष्कर्ष है उसको हम पहले कहेंगे और जो इसमें शर्त दिया रहेगा उसको हम निष्कर्ष बना लेंगे। जैसे पीछे से पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, यहाँ जो यदि यहाँ पे लगा है, यदि यहाँ पे लगा है, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तो जरूर ही एक किरण एक रेखा पर खड़ी होगी। ये हमारा क्या हो गया, इस अभिग्रहित 6.1 का उल्टा हो गया। क्लियर, चलिए उसको देखते हैं। चलिए अभिग्रहित 6.2 देखते हैं क्या है। तो अभिग्रहित जो 6.2 है वो अभिग्रहित 6.1 का जस्ट उल्टा है। उसको अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश है, और अभिग्रहित 6.1 में ये जो लाइन लिखा गया है वो निष्कर्ष रूप में बाद में लिखा गया था, और ये चूंकि उसका विलोम है इसलिए उसको पहले लिख दिया गया। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश है तो उनकी वे भुजाएं
जो उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि आसन्न कोण में एक भुजा उभयनिष्ठ होती है और दो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होती। जो दो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वे आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एक रेखा का निर्माण करते हैं। क्लियर? तो देखते हैं ये दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश है तो जैसे मान लीजिए कि ये मैंने ये O हो गया, ये A है, ये B है और ये हमारा क्या है, C है। तो यहाँ पर भी ये दो आसन्न कोण हो गए कि ये कोण है कि ये दोनों कोण आसन्न कोण होंगे, लेकिन इनको जोड़ने से 180 अंश नहीं आएगा। अगर इनको जोड़ने से 180 अंश आता तो ये हमारा OA और OC जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वे एक रेखा का निर्माण करते, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने से 180 अंश नहीं आएगा, इसलिए OA और OC एक रेखा का निर्माण नहीं करते। अगर यहाँ देखिए ये रहा हमारा A और ये रहा B और ये रहा C। यहाँ देखिए दो आसन्न भुजाएं, इसको ये दो आसन्न कोण है, इन दोनों को जोड़िए। अगर इन दोनों को जोड़ने से 180 अंश आ गया तो समझ लीजिए कि जो OB और OA है जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है आसन्न कोण में, वे दोनों मिलके OA और OB दोनों मिलके आपस में एक रेखा का निर्माण करेंगी। कब ये रेखा का निर्माण करेंगी? यदि इन दोनों को जोड़ने से 180 अंश आ रहा है तब। अगर 180 अंश नहीं आ रहा है, जैसे इन दोनों को जोड़ने से 180 अंश नहीं आया, तो अगर नहीं 180 अंश आया तब ये OA और OC मिलके एक रेखा नहीं बनाएगी। लेकिन यदि इन दोनों का जोड़ 180 अंश आ गया तब OA और OA मिलकर एक रेखा का निर्माण करेंगे। यही हमारा अभिग्रहित 6.2 था। ओके, तो अभिग्रहित 6.1 और 6.2 मैंने देखा, समांतर रेखाओं और प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, इन सब चीजों के बारे में मैंने अध्ययन किया। और नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में हम शीर्षाभिमुख कोण आपस में कैसे बराबर होते हैं, यह एक प्रमेय है, उसको हम सिद्ध करेंगे और उस पर कुछ बेस्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। क्लियर? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। क्लियर?